आज हम 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम उसको देखने वाले हैं। आज हम नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीटली ढंग से हर टॉपिक को गहराई से अध्ययन करेंगे। आज हम आपको जो नंबर सिस्टम है 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर उसको हम बताने वाले हैं। हम नंबर सिस्टम में पहले तो नंबर के बारे में जानेंगे, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न, इकाई भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये जितने भी प्रकार के आपको फ्रैक्शंस या नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी प्रकार के नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन सभी के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम आपको नंबर्स के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि छोटा मोटा आपको तो जानकारी होगा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखते हैं इसमें हम अभी सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग करेंगे किसी सिस्टम को। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लेके चलते हैं, आपको सबसे पहले नंबर्स के बारे में समझना होगा। तो चलिए नंबर्स यहाँ समझते हैं। नंबर, संख्या। तो जो नंबर है, हम स्टार्टिंग से नंबर पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो हमारा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो मैं इसको कुछ अलग प्रकार से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं कोई हमने फ्रिज ले लिया। फ्रिज में जो ये सब खाने बने होते हैं, इन सबों में मैंने क्या किया कि इसमें हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार के सभी नंबर को हमने कंप्लीटली लिख दिया, ऑल टू ऑल नंबर को। तो ये एक प्रकार का जो सिस्टम बन गया। तो इस निकाय को, इस सिस्टम को हम लोग शुरू में बोलेंगे प्राकृत संख्या। फ्रिज के निचले खाने में हमने 1 2 3 4 5 अंक जितने भी थे हमने उसको लिख दिया, उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या। इसके ऊपर हमने क्या किया कि जो दूसरा खाना था, ऊपर वाले खाने में एक केवल 0 ऐड कर दिया। तो अब जो ये कैटेगरी बन चुका है, नया कैटेगरी, तो इस कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे, नया जो निकाय बना, जो नया सिस्टम बना, इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। इसमें और नया चीज, चलिए इसी में हम जो -1 -2 -3 -4 -5 प्रकार के जितने भी नंबर होते हैं नेगेटिव नंबर, उनको भी ऐड कर दिए। एक नया प्रकार का नया कैटेगरी और बन गया। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 0 -1 2 3 4 5, यानी कि सभी यहाँ पे माइनस नेगेटिव नंबर भी, 0 भी और 1 भी। तो आप 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि नेगेटिव नंबर विथ 0 एंड 1 2 3 जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो बना देते हैं पूर्णांक सिस्टम। यही कंप्लीट, ये जो सिस्टम हुआ इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसमें हम कोई फ्रैक्शन वाला ऐड कर दें, कोई भी अगर हम फ्रैक्शन ऐड कर दें, जैसे कि भिन्न हो गया 2/3, 4/6, 7/8, या इसमें हम, क्योंकि ये हमारा पूर्णांक बन गया, या इसमें हम कुछ ऐड कर दें दशमलव टाइप, जैसे कि 4.5, 0.2, इस प्रकार का ऐड कर दे, तो ये मेरा जो नया कैटेगरी बन जाएगा। इस कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चलिए और इसको नए ढंग से हम लोग समझते हैं, और हम लोग पूरा एक डेटा बना लेंगे, टेबल बनाएंगे बहुत बड़ा सा, और उसके माध्यम से हम लोग पूरा संख्या के बारे में कंप्लीटली अध्ययन करते हैं। इसमें और मैं एक बात बता दूं कि ये सिस्टम में हमने 4.5 और 0.2 लिया है, और इसमें अगर हम रूट वाला ले लें जिसका हम लोग वर्गमूल न निकाल सके, तो ये परिमेय हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो कैटेगरी था मेरा वो तो परिमेय था, और जो √2 लिए इसका वर्गमूल तो निकल नहीं सकता है। √3 हो गया, √5 हो गया, तो इसको हम लोग परिमेय नहीं, इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये हो गया परिमेय, ये हुआ अपरिमेय, और ये जो पूरा फ्रिज जो बन जाएगा, टोटली जो पूरा बड़ा सिस्टम हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल अध्ययन करते हैं स्टार्टिंग से, जहां नंबर से लेकर नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया है, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे अभी हम देखते हैं नंबर्स को।
तो अभी हम नंबर्स को देख लेते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो नंबर में इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, यहाँ से हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे संख्या। संख्या, अब जो संख्या है, संख्या को हम लोग यहाँ पे दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? तो पहला भाग हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। इंग्लिश में जानेंगे तो संख्या को आपको पता होगा, इसको नंबर बोलते हैं। और जो वास्तविक संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। अब उसके बाद वास्तविक संख्या और यहाँ पे आया एक और कैटेगरी, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, या इसका एक और नाम है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। चलिए और इसको कैटेगराइज करते हैं और देखते चले जाते हैं कि वास्तविक को हम कितने कैटेगरी भागों में हम लोग बांटते हैं। तो चलिए पहले वास्तविक के बारे में पहले जान लेते हैं। वास्तविक में मैं आपको बता दूं कि जितने भी माइनस से इन्फिनिटी से लेके जितने भी प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर होंगे सारे, यानी दुनिया का हर एक नंबर वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाता है। +2, -2, √4, √16, रूट अगर हम लेके चले रूट, अगर जिसका वर्गमूल निकल जाए वो सारे हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत ले लेंगे। जिसका निकले या जिसका ना निकले उसको भी, जैसे √3, √5, एवरीथिंग सबको हम लोग ले लेंगे वास्तविक संख्या के अंतर्गत। अब वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, तो इस पे हम पहले बाद में चर्चा करते हैं। पहले वास्तविक संख्या को पूरा डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं, पहले वास्तविक संख्या को, बाद में अवास्तविक संख्या पे आते हैं। वास्तविक संख्या हमने बताया कि इसमें हर एक प्रकार का दुनिया का सारा संख्या इसमें आ जाता है, बस एक संख्या को छोड़ के जो हम आपको डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम वास्तविक संख्या को आगे बढ़ाएं कि वास्तविक संख्या को आगे कैसे, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको हम पहले आपको भाग में बांट के दिखा दे रहे हैं अलग अलग कितने कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ लेते हैं हम लोग, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और यहाँ पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या किसको बोलेंगे तो आपको पता है। अच्छा, परिमेय संख्या इंग्लिश क्या होता है, तो इसको बोल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब अपरिमेय किसको बोलते हैं, तो जिसका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब देखते हैं इरेशनल नंबर इसका हो गया अपरिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या कहता था, तो जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। 2/3, 4/2, एनीथिंग, कुछ भी जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां p और q क्या होता था, पूर्णांक होता था। और हाँ, q ≠ 0, ये इसको तो हमेशा याद रखना, क्योंकि नीचे वाला q कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तो इसका जो आंसर अनडिफाइंड आएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बारे में हम अगले क्लास में या अगले हम एक नया टॉपिक इस पे ले लेंगे कि y ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहले आप परिमेय संख्या के ऊपर आ जाते हैं। तो ये तो हो गया परिमेय संख्या का। अगर और परिमेय संख्या को कैटेगराइज करेंगे, इसको और बांटेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो परिमेय संख्या आपको पता चल जाएगा कि परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या को 3 भागों में, ये देख लीजिए कौन कौन। पहले तो भिन्न, दूसरा जो बांटा गया है ये बांटा गया है पूर्णांक में, और जो तीसरा बांटा गया है ये बांटा गया है दशमलव। दशमलव रूप भी इसको लिख सकते हैं, दशमलव रूप। अब ये क्या है, भिन्न क्या है आपको पता है। भिन्न जो फ्रैक्शन में जो बटा में होता है उसको हम पहले कैटेगराइज और लिखते जाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर भिन्न को बात करें तो भिन्न को भी हम लोग, इसको भिन्न को हम लोग 4 या 5 भागों में, 4 भागों में बांटते हैं। देख लेते हैं कौन कौन। तो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं इधर। तो यहाँ जो है पहला इकाई भिन्न, इकाई भिन्न। जो दूसरा है, दूसरा उचित भिन्न, उचित भिन्न। और जो तीसरा है
तीसरा हो जाएगा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र भिन्न, या इसका एक और नाम है, सबका इसका एक और नाम है, इसका नाम है संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न। और इसका भी एक और नाम है, अनुचित भिन्न का एक और नाम है विषम, विषम भिन्न नाम इसका, इसको लिख लेते हैं। और उचित का भी एक नाम है समभिन्न। अगर इसका टोटली अगर हम लोग इंग्लिश का बात करें तो इकाई जो भिन्न है, इसको इकाई भिन्न को हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। इसका हम देखिए लिखना इंग्लिश भूल गए, इसको हम बोल देंगे फ्रैक्शन। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, दशमलव को हम लोग बोल देंगे डेसिमल, डेसिमल हो गया। अब उसके बाद हम लोग यूनिट फ्रैक्शन हो गया, यूनिट फ्रैक्शन के बाद उचित भिन्न का अगर इंग्लिश जानेंगे तो उचित भिन्न का इंग्लिश हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हम लोग अनुचित भिन्न का बात करेंगे तो इसको बोल देंगे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसके बाद अगर संयुक्त भिन्न का बात करेंगे तो इसको बोल देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम पूरा नंबर्स के बारे में पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब उसके बाद ये सब क्या होते हैं, हम इसके पूरे डेफिनेशन पूरे डिटेल रूप में हम लोग पूरा पढ़ेंगे और इसको कैटेगराइज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि पूर्णांक को देखते हैं, क्या पूर्णांक भी टूट सकता है, क्या आगे पूर्णांक भी डिवाइड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर पूर्णांक को डिवाइड करते हैं तो पूर्णांक भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। जैसे पूर्णांक किस किस कैटेगरी में डिवाइड होगा, तो पहला होगा ऋणात्मक पूर्णांक, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक के साथ हम लोग ले लेते हैं पूर्ण संख्या। अगर ऋणात्मक पूर्णांक का बात करें तो लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर, और अगर पूर्ण संख्या का बात करें तो पूर्ण संख्या को लिखेंगे हम लोग होल नंबर। तो ये हो गया इसका। अब पूर्णांक को भी हमने तोड़ा ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या में। तो अगर हम ऋणात्मक का बात करेंगे तो आपको पता है ऋणात्मक क्या होता है, जो नेगेटिव नंबर होते हैं -8 -7 -6 माइनस, जो माइनस लगा हुआ होता है ऋणात्मक पूर्णांक, वो हो गया पूर्णांक ऋणात्मक नेगेटिव वाला। नेगेटिव हो गया। पूर्ण संख्या किसे कहता है, आपको ये आई थिंक हमको लगता है कि आपने 8 क्लास अभी तक 9 क्लास में आप आ चुके हैं, तो आपको जितना भी हम यहाँ पे लिखे हैं सबका थोड़ा मोड़ा डेफिनेशन जरूर आता होगा। तो हम इसको पूरा पढ़ ले, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। अब ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं जीरो से जो स्टार्ट करते हैं हम लोग गिनती, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 जो आगे चला जाता है जीरो से स्टार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो पूर्ण संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, यहाँ ले लेते हैं हम लोग 0 मतलब शून्य, और ये लेते हैं प्राकृत संख्या मतलब कि ये वाला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखते हैं जीरो तो अलग कैटेगरी, जीरो तो जीरो साइड हो गया, एक ही है। अब प्राकृतिक संख्या में अगर देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 इसी को तो बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। 1 2 जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, गणना संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब इसको हम लोग और अगर तोड़ेंगे प्राकृत संख्या को, तो प्राकृत संख्या को भी कैटेगराइज किया करके बांटा गया है। देखिए कौन कौन, तो पहला ले लेते हैं सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा अभाज्य संख्या, चौथा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और इसके बाद अगर और ले लेते हैं तो हम लोग इसको लिख ले सही संख्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग सही संख्या। इसका एक और नाम है, मैं आपको बता रहा हूं अभी इसके बाद। ये सही संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर भी इसको कहा जाता है। भाज्य संख्या को कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, विषम संख्या को ऑड नंबर, सम संख्या को इवन नंबर। ये तो है कैटेगराइज। हम सबका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा दशमलव रूप के अंदर, क्योंकि हमने क्या देखा, संख्या को 2 भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या।
वास्तविक को 2 भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा है हम लोग, भिन्न, पूर्णांक, दशमलव। भिन्न को 1 2 3 4 5 भागों में बांटा, पूर्णांक को 2 भागों में बांटा, फिर पूर्ण को 2 भागों में, और फिर जो प्राकृत संख्या था उसको 1 2 3 4 5 भागों में। अब दशमलव के रूप में आते हैं, दशमलव कितने भागों में बांटा गया, तो ये जो दशमलव है इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा। तो दशमलव को 2 भागों में बांटा, तो कौन कौन, तो पहला लिखा हमने शांत दशमलव, और जो दूसरा लिखा हमने अशांत आवर्त दशमलव। अगर हम शांत दशमलव का बात करेंगे तो इसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको नॉन टर्मिनल रिपीटिंग डेसिमल। ये सब हो गया। अब हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कि और कैटेगराइज करते हैं और आगे क्या क्या हो सकता है, तभी और हम लोग ढंग से पढ़ेंगे अब कंप्लीटली। तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अगर हम डेफिनेशन का बात करेंगे तो डेफिनेशन हमने पहले से यहाँ से लिख के रखा है, तो हम आपको पूरा डेफिनेशन बता देते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे वास्तविक संख्या, तो जो नंबर है, नंबर को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, तो नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे हम लोग, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, देख लीजिए, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ये हो गया वास्तविक संख्या का डेफिनेशन। अब उसके बाद परिमेय संख्या आते हैं। परिमेय संख्या, क्योंकि आपको पता है ना कि वास्तविक संख्या को 2 कैटेगरी में बांटा गया था, वास्तविक संख्या को 2 कैटेगरी में बांटा गया था, कौन कौन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर से वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में व्यक्त हो सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 4/5, 7/9, 7/15। ये तो हो गया परिमेय संख्या का। अब आगे देखते हैं, आपको बताया कि परिमेय वास्तविक संख्या 2 भागों में बांटा गया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, तो अब अपरिमेय संख्या का भी लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं। इसका हो जाएगा वैसी संख्या जिसको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, √3, पाई आ जाएगा, √15। इस सबको हम लोग बोलते हैं, इन सारे कैटेगरी संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब आपको अपरिमेय संख्या हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग परिमेय संख्या को बांटे थे, याद है आपको, हम लोग परिमेय संख्या को 3 कैटेगरी में बांटे थे, कौन कौन, सरलतम भिन्न या भिन्न उसको बोल सकते हैं, दूसरा पूर्णांक, तीसरा दशमलव या दशमलव रूप। तो भिन्न किसको बोलते हैं, तो यदि 2 पूर्णांक p और q हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो p बटा q को भिन्न कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होगा और उसको अगर डिवाइड के रूप में लिख देंगे p बटे q के रूप में, मतलब ऊपर अंश और हर के रूप में लिख देंगे, तो उसको बोलेंगे ये क्या लिखा हुआ है, भिन्न लिखा हुआ है। और हमने स्पेशल ढंग से इसको लिख दिया है कि जिसमें p को क्या बोलते हैं, अंश, नंबरेटर, एंड q को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये हो गया q, यानी कि अंश और हर के रूप में आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं भिन्न। याद रखिए, भिन्न को भी हम लोग 5 भागों में बांटा था, सॉरी 4 भागों में, कौन कौन, इकाई भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। याद है, चलिए हम इकाई भिन्न का डेफिनेशन पढ़ते हैं। इकाई भिन्न किसको बोलते हैं, वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो, वाव, वेरी नाइस, वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो इकाई भिन्न कहलाता है। उसका क्या होना चाहिए, अंश क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए, तो अंश तो 1 है, अंश तो 1 है, यानी कि इसको बोलेंगे इकाई भिन्न। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। इसी प्रकार से जिसके अंश में 1 होगा उसको बोलेंगे इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। अब दूसरा जो था भिन्न का, दूसरा जो कैटेगरी था वो कौन सा, उचित भिन्न था। उचित भिन्न का ही एक और क्या नाम है, सम भिन्न। तो इसका देख लेते हैं, इंग्लिश का होता है प्रोपर फ्रैक्शन। इसका अगर देखें हम बात करें डेफिनेशन का, तो वैसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाता। ध्यान से देखिएगा, अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। देखिए, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 11 छोटा 17 बड़ा, 5 छोटा 9 बड़ा, 3 छोटा 5 बड़ा। तो इस टाइप को हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न या सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया उचित भिन्न का डेफिनेशन। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न का। अनुचित भिन्न जो लिखा हुआ है, जिसका इंग्लिश होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या हम लोग इसको बोलते हैं विषम भिन्न। यहाँ देखिएगा, वैसा भिन्न
जिसका अंश हर से बड़ा होता है या अंश के बराबर हो। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, अंश बड़ा होना चाहिए हर से। देखिए जैसे 5/3 हम ले लिए, 5/3 ले लिया, अंश तो बड़ा है। जी हाँ, ये भी इसको बोलेंगे अनुचित भिन्न है सर। अगर हम बोले कि ये 8/3, हाँ ये भी अनुचित भिन्न है। 10/4, हाँ ये भी अनुचित भिन्न है। क्या ये अनुचित भिन्न होगा? तो हाँ होगा, क्योंकि क्या बोला है, बड़ा हो या अंश हर के बराबर हो। बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है अंश, अंश बड़ा, अंश हर बराबर। यानी अंश जितना हो वो अगर हर के बराबर अगर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ अनुचित भिन्न तक। अगर हम मिश्र भिन्न का बात करेंगे, देखिए मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न किसको कहते हैं? तो वैसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो, मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे पूर्णांक देखिएगा यहाँ पे, पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो। अभी आप लोग यहाँ देखिए उचित भिन्न क्या पढ़े थे हम लोग, कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। यानी हर क्या होना चाहिए? बड़ा, और अंश क्या होना चाहिए? छोटा। तो उचित भिन्न बोला है। उचित भिन्न कौन सा हुआ? देखिए तो 3/4, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। तो पूर्णांक तो ले लिए 2 पूर्णांक, 2, 4, 6, 8, इसके लिए कुछ भी ले सकते हैं। देखिए 3 यहाँ पे लिए हुए हैं पूर्णांक, यहाँ पे 4 पूर्णांक लिया हुआ है। क्या ये सब उचित भिन्न है इधर वाला? तो जी हाँ। क्या ये 3/4 उचित था? तो हाँ है, क्योंकि उचित भिन्न का डेफिनेशन यही कहता है कि अंश छोटा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो इसके यानी पूर्णांक और उचित भिन्न के संयुक्त को क्या कहते हैं हम लोग? मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे आप खुद से अगर आप एग्जांपल लेना चाहे तो आप ले सकते हो। जैसे हम ले लिए 8 और प्लस और क्या लिखे हम लोग? उचित भिन्न लिखते हैं। तो जैसे कि हम 8 7 लिख दिए, तो वो नीचे क्या लिखना? ज्यादा अंश लिखना हो, यानी 10। यानी ये क्या हो गया? ये बन गया मिश्र भिन्न। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 8.7/10, ये हो गया। अब इसका कंप्लीट हो गया। हम लोग सरल भिन्न के बारे में कंप्लीटली पूरा पढ़ लिए। अब जो पढ़ने वाले हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है? क्योंकि आपको पता है कि फिर से पढ़ लेते हैं। संख्या को 2 कैटेगरी में बांटा गया था, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए थे, सरलतम भिन्न, पूर्णांक और दशमलव रूप। तो सरलतम भिन्न हम लोग पढ़ लिए। अब पूर्णांक पढ़ते हैं। तो ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग? समूह को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ऑफकोर्स पूर्णांक संख्या जिसमें पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो और साथ में जीरो भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो ये पूर्णांक का डेफिनेशन हो गया। अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। क्योंकि आपको बता दूं कि पूर्णांक को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटे थे, ऋणात्मक पूर्णांक और बांटे थे हम लोग पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, नेगेटिव नंबर के बारे में तो पता है, जो -1, -2, -3 इस प्रकार के नंबर जो होते हैं माइनस ग्रुप में, उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि इसमें से इसको हटा देना है, तो इसको हम लोग हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बचेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बचते चला जाएगा। तो जो 0 से स्टार्ट होगा तो क्या बच गया? वो पूर्ण ही बचा ना। तो इसको पूर्ण हो गया यहाँ पे। इसका डेफिनेशन देखेंगे तो शून्य से प्रारंभ गणन संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखते हैं, ये पूर्ण संख्या तो हो गया, पूर्ण संख्या इसको बोल दिए। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। अब देखते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। क्योंकि आपको बता दें कि हमने पूर्ण संख्या को भी 2 कैटेगरी में बांट के रखा था, प्राकृत संख्या और शून्य। तो शून्य का तो 0 अलग कैटेगरी हो गया। प्राकृत संख्या का बात करेंगे तो प्राकृत संख्या को हम डिफाइन करते हैं, गणन की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, यानी गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। आगे देखते हैं, प्राकृत संख्या को हम लोग 5 भागों में बांटे थे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सही संख्या। तो अगर सम संख्या का बात करें तो सम संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। जैसे 16 भी होगा सम संख्या, 20 भी होगा सम संख्या, 18 भी होगा सम संख्या। तो इस टाइप की संख्या को कौन सा संख्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। अगर आ जाता है विषम संख्या में, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, शेष बच जाएगा, जो यानी कि 2, 5, 7, 9, 11, 13 कौन संख्या होगा? विषम संख्या हो गया। अब उसके बाद हमने भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या देख लेते हैं, वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्त्य हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से कट सकता है,
2 से और 4 से। क्या इसका जो अपवर्त, इसका जो गुणनखंड है 2 से अधिक हुआ या नहीं? वैसे कितना गुणनखंड है इसका? 3 अपवर्त है, इसका 3 गुणनखंड है, इसीलिए इसको बोलेंगे ये भाज्य संख्या है। 12 को लेते हैं तो 12 किससे किससे, किसका किसका अपवर्त है, किसका गुणनखंड? 1 2 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो 1 2 2 से अधिक हुआ तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य जस्ट इसका उल्टा है थोड़ा सा। वह संख्या जिसका केवल 2 ही अपवर्त होना चाहिए, 2 केवल, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, तो अगर 2 को लेकर चले तो ये 1 से कटे और किससे केवल कटेगा? 2 से। तो यही केवल 2 ही अपवर्त इसका, यानी गुणनखंड इसका 2 ही हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। 3 को लेकर चलेंगे यानी 3 भी 1 से कटता है और केवल 3 से कटता है। 11 को लेकर चलेंगे तो 1 से और केवल 11 से, 2 ही अपवर्त तो हो रहा है इसका, तो इसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। अभी आपसे कोई सवाल पूछ सकता है, सर हम अभाज्य संख्या को 2 ही से क्यों स्टार्ट करते हैं, हम अभाज्य संख्या 1 से क्यों नहीं लेते हैं? तो देखिए, अगर 1 ले लेते हैं तो 1 किसका अपवर्त, 1 के कितने अपवर्त होंगे? तो केवल 1 ही अपवर्त होगा। इसीलिए अभाज्य संख्या के डेफिनेशन के अनुसार अपवर्त कितना होना चाहिए? 2 अपवर्त होना चाहिए, लेकिन 1 का कितना अपवर्त है? केवल 1 ही अपवर्त है, इसीलिए हम लोग इसको 1 को अभाज्य संख्या कंसीडर नहीं करते हैं। अब आते हैं जो हम लोग लास्ट में जो सही संख्या पढ़े थे, सही संख्या के एक और नाम है संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। तो देखते हैं ये क्या होता है। अगर हम लोग संपूर्ण संख्या का बात करें तो वैसी संख्या जिनकी समस्त अपवर्तकों या उसको गुणनखंड बोलते हैं का योग उस संख्या के दुगना हो तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। देख लेते हैं इसको भी। तो वैसी संख्या जिनकी समस्त अपवर्तकों या गुणनखंड का योग उस संख्या का दुगना हो। तो चलिए देखते हैं, 6 का अपवर्त निकालते हैं तो 1 2 और कौन सा 3 और उसके बाद वो और किससे कटेगा, और किससे कटेगा? 6 से कटेगा। तो ये हो गया अपवर्त। अपवर्त तो निकालने आता है ना, मतलब कि जिससे जिस नंबर से डिवाइड होता है। तो 6 किससे डिवाइड होता है? 1 से तो कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 6 से तो ऑलरेडी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्त। अब चलिए डेफिनेशन के अनुसार, वैसी संख्या है जिनकी समस्त अपवर्तकों टोटल अपवर्त का योग उस संख्या का दोगुना हो, इस सब का योग करते हैं और जो मेरा संख्या उसका डबल आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, 6 3 9 9 10 9 2 11 11 1 12। क्या इस सब का योग क्या इस संख्या के डबल है? तो हाँ है, इस संख्या का डबल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा संख्या? ये संपूर्ण संख्या है। 28 है, इसको लेके चलते हैं। 28 को कैसे पता करेंगे? तो फिर से इसको देख लेते हैं। एक इसका गुणनखंड कौन कौन? 1 है, 2 है, क्या 3 से कटेगा? नहीं। 4 से कटेगा, 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से नहीं कटेगा, 12 14 से कट जाएगा, 15 16 17 18, यानी अब डायरेक्ट 28। अब इसको देखते हैं इसके अनुसार, वैसी संख्या जिनकी समस्त अपवर्तकों का योग कर लीजिए, सबका योग कीजिए। 2 1 3 3 और 4 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56। इसका योग उस संख्या का दोगुना है। क्या 28 का डबल है? तो 28 गुना कितना होता है? 56 ही तो होता है, यानी हाँ है, यानी कि ये वाला अपवर्त है। इसका एक और तरीका है, इसको पहचानने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। ये जो हम लिखे थे यहाँ पे संपूर्ण संख्या, ये जो संपूर्ण संख्या था इसको एक और तरीका से निकाला जाता है। जैसे 6 था, जैसे 6 निकालना तो इसका अपवर्त कौन कौन था? 1 था, 2 था, 3 था और उसके बाद 6 था। तो डेफिनेशन के अनुसार तो हम लोग देख लिए। एक और तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ये जो है इसको छोड़ देना है, ये जो संख्या जो लास्ट में जो 6 बचा उसको छोड़ दीजिए और बाकी इधर वालों को ऐड कीजिए। यदि इसको ऐड करने पर जिस संख्या का अपवर्त निकाले अगर उससे वो संख्या आ जाता है, यानी कि ये कौन सा संख्या? ये संपूर्ण संख्या है। देख लीजिए, 3 2 5 1, यानी संपूर्ण संख्या है। 28 को लेकर चलते हैं तो 1 2 से होगा, 3 से नहीं 4 से और 7 से और उसके बाद 7 हो 8 9 10, इसके बाद 14, उसके बाद 28। लास्ट वाला को छोड़ देना है, बाकी को पकड़ लेना है। चलिए ऐड करके देखते हैं क्या 28 आता है। अगर आ जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ ये परफेक्ट नंबर है, ये सही संख्या है, अन्यथा नहीं। 14 और 7 इधर जोड़ते हैं, 2 1 3 4 7 7 7 14 14 14 28, यानी 28 आ गया, यानी इसको बोलेंगे हम लोग सही संख्या है या जो परफेक्ट नंबर है। अगर आगे बात करते हैं, अगर हम 10 का बात कर लेते हैं, 10 का कौन कौन सा गुणनखंड होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। तो क्या इसको छोड़ने पर ही सबको जोड़ने के बाद 10 आ जाता है? 5 2 7 1 8, नहीं। तो ये वाला ये सही संख्या नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं परफेक्ट नंबर नहीं है या
संपूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ तक आपको हमको उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे संपूर्ण संख्या तक। अब उसके बाद आते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं जो हम लोग शुरू से पढ़े थे। संख्या को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सरलतम भिन्न, पूर्णांक, दशमलव। सरलतम भिन्न को चार कैटेगरी में, इकाई भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। पूर्णांक को दो कैटेगरी में, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या। अब उसके बाद जो बचा था दशमलव, उसका हम लोग बात कर लेते हैं। दशमलव रूप दशमलव रूप देखेंगे तो दशमलव रूप को दो भागों में बांटा गया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का बात करेंगे तो शांत दशमलव किसे कहते हैं, तो किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो जाता है तो उस भागफल को शांत दशमलव कहते हैं। किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो जाता है तो भागफल क्या होता है, क्या कहलाता है, शांत दशमलव। जैसे अगर हम 4 से अगर हम 12 में डिवाइड कर दिए तो 3 बार में लगा 12, शेषफल कितना आ गया, 0। तो इसको बोलेंगे कि हाँ ये वाला भी यहाँ पे जो ये कौन सा दशमलव है, किस प्रसार का, तो इसका जो प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है। देखते हैं इसको, अगर इसको 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ एक शेष बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 आएगा। और इसके बाद हम लोग इसको 2 टाइम्स लगाएंगे तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, बचेगा 2, 0 लगाएंगे, 4 5 20, यानी टोटल आ जाता है, कट जाए, यानी 1.25। यानी इस प्रकार का क्या बोलेंगे हम लोग, शांत दशमलव। डेफिनेशन लिखा हुआ है, किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो भागफल को शांत दशमलव कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव किसको बोलते हैं, अशांत आवर्त दशमलव, इसका इंग्लिश नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शेष फल शून्य नहीं आता है और भागफल में कुछ खास अंक की पुनरावृत्ति होने लगती है, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। मतलब शेषफल शून्य नहीं आना चाहिए। जैसे भाग देख लेते हैं, 3 एकम 3, शेषफल 1 बचा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 उतारना पड़ेगा। अगर 3 बार में लगाएंगे 3 3 की 9 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 0 बैठाएंगे, फिर 3 बार में लगाएंगे, 3 3 जा कितना 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा शेष। यानी इसमें शेष 1 मतलब शेष 0 नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। यानी कि जिसका शेषफल शून्य होगा उसको शांत दशमलव, जिसका शेषफल शून्य नहीं होगा उसको बोलेंगे अशांत दशमलव। अब लास्ट जो मेरा हमारा पॉइंट था सम्मिश्र, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं, तो सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को ही अगर मिला देते हैं तो बन जाता है हमको सम्मिश्र संख्या। तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले क्लास में अब के बारे में। तो यही आपका नंबर है जितना हमने कल पढ़ा था। कल हमने जितने भी संख्या यहाँ लिखे हुए हैं, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, ये जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं सबका हमने पिछले क्लास में डेफिनेशन देखा था। आज हम पूरे विस्तृत ढंग से आज हम इसका पार्ट 2 देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने संख्या को 2 भागों में बांटा था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। सबका इंग्लिश भी हमने पिछली क्लास में लिख दिया था। तो ये हो गया, संख्या को 2 भागों में बांटा, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा, भिन्न, पूर्णांक और दशमलव। जैसा कि आप जानते हैं भिन्न को भी 4 भागों में बांटा था, इकाई भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। और पूर्णांक को 2 भागों में बांटा था, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को 2 भागों में, प्राकृत संख्या और शून्य, और प्राकृत को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या के रूप में हमने पिछले क्लास में इसको डिवाइड किया था। दशमलव को भी 2 प्रकार से डिवाइड किया था, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इतना तो हमने यहाँ से लेकर ऑल टोल कंप्लीट कर चुके थे। बस बाकी रहा था ये वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। यहाँ काल्पनिक संख्या में सम्मिश्र संख्या पढ़ना था हमको। तो अभी हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के जो बारे में हमारी जानकारी है। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह क्या कहते हैं, वास्तविक। अगर नीचे से हम लोग चले तो संपूर्ण संख्या, यदि संपूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या का जो सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक के अंक को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक भिन्न दशमलव के सम्मिलित रूप को ही बोलते हैं परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सम्मिश्र संख्या, तो आज हम इसको सम्मिश्र संख्या के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सम्मिश्र संख्या।
सम्मिश्र संख्या होते क्या है? जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आपको अभी 9th क्लास में सम्मिश्र संख्या के बारे में जानना नहीं है, ये आपको जानना है 11th क्लास में। एक टॉपिक है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये टोटली एक लेसन ही है 11th क्लास में, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ काल्पनिक जो नंबर है, काल्पनिक संख्या, उसके बारे में, सम्मिश्र संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या जैसा कि आप जानते हैं, जैसे 4 हो गया, 2/3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8, ये -8 -3 जो भी हो गया, जितने भी संख्या है जैसा कि आप जानते हैं, ये टोटल हो गया वास्तविक संख्या। अब रहा काल्पनिक संख्या का बात, तो काल्पनिक संख्या कौन सा होगा? तो काल्पनिक संख्या मैं आपको बता दूं कि काल्पनिक संख्या जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे कि अगर देखते हैं, जैसे हम 4 ले तो 4 का अगर वर्गमूल का बात करेंगे तो 4 का वर्गमूल तो 2 निकलता है, 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, यानी कि 4 को हम √4 को वास्तविक संख्या बोलेंगे। लेकिन जब काल्पनिक संख्या का बात आएगा तो यह रूट के अंदर नेगेटिव साइन होता है, यही होता है काल्पनिक संख्या। जिसका हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, वह इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस केवल कल्पना से चलता है, जिसको हम लोग अवास्तविक भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि √16 का वर्गमूल कितना हुआ, तो 4 हुआ। √-16 का वर्गमूल पता नहीं। आगे देखते हैं, √25, तो √25 का वर्गमूल 5, और √20 -5 अगर ले लेंगे तो -√25, इसका होगा 5। नहीं हुआ, 5 गलत है, 5 इसका नहीं हो, √25 का वर्गमूल 5 नहीं होगा। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन, थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हम आपको अगर हम बता दें काल्पनिक संख्या के बारे में, तो आपको बता दें कि जो √1 है, इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। आयोटा यह एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि √-4 का हमको स्क्वायर रूट करके दिखाइए, तो आप तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √1 इंटू √4, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो अब इसमें देखिए, आप √1 को क्या लिखिएगा? आयोटा। यही तो इमेजिनरी नंबर होता है। आपको बस याद रखना है कि √1 को क्या कहते हैं? आई बोलते हैं। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि आपको आगे बस याद रहे। आगे अगर क्लास में जाइए तो आपको ये रहे कि हाँ, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। √1 को लिखा आई हमने, और √4 का इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 का वर्गमूल तो 2 होगा। ये आंसर मेरा कितना हो गया? 2i। ध्यान दीजिएगा। अगर इसी प्रकार से बोले -√16 का, तो आपको पता है माइनस आ गया, इसके लिए तो आई लगेगा, और 16 का वर्गमूल कितना? 4, तो इसका आंसर होगा 4i। ये सब होता है काल्पनिक संख्या। जैसे और ले लेते हैं 25, तो ये हुआ वास्तविक संख्या 5, लेकिन अगर अंडर में माइनस लगा दें तो ये हो गया 5i, जिसको हम बोलते हैं 5 आयोटा बोल सकते हैं, इसको 5 आयोटा बोला जाता है आई को। ये हो गया कौन सा संख्या? काल्पनिक संख्या। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में, तो अभी हमने यहाँ कुछ बनाया है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। अर्थात कि आप अगर 2 ले लिए कोई वास्तविक संख्या, और प्लस में आपको काल्पनिक संख्या चाहिए, तो काल्पनिक संख्या तो रूट के अंदर माइनस में नेगेटिव होता है, यही तो होता है ना। तो ये आपका बन गया कौन सा संख्या? सम्मिश्र संख्या। याद रखिएगा। यानी सम्मिश्र संख्या जो होता है, जो सम्मिश्र संख्या होता है, वो इस रूप का होता है, a+ib। तो सर ये क्या है a+ib? मतलब जहाँ a भी कोई नंबर होता है, b भी कोई नंबर होता है, मतलब वास्तविक संख्या। तो यहाँ कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, जैसे 2, b के जब कुछ भी 7 और i, यानी ये कौन सा संख्या बन गया? सम्मिश्र संख्या। मतलब कि एक वास्तविक संख्या लेना है, जैसे 4 ले लिए, एक अवास्तविक जिसका वर्गमूल ना निकाल सके, प्लस में √4 हो गया। ये कौन सा संख्या हो गया? सम्मिश्र संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सम्मिश्र संख्या के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग इसका अध्ययन पूर्ण रूप से पिछले क्लास में पार्ट 1 में कर चुके थे, अब पार्ट 2 है, तो इसका आपको डिटेल रूप से ढंग से आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग इसको कॉपी में आप नोट्स कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं तो आगे में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा डायग्राम मैंने बनाया है। ये आपको समझने में बहुत ही सहायक होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये कोई पूरा बॉक्स है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई घर मान सकते हैं, और घर में मालिक कौन टोटल है? वास्तविक संख्या, और यहाँ पे परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा।
मतलब इस घर में जितना भी सदस्य होंगे, इस घर में जितना भी सदस्य होंगे सब किसके अंतर्गत आएंगे? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। यानी कि जो भी संख्या होगा, प्राकृत संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। पूर्ण क्या है? वास्तविक। पूर्णांक क्या है? वास्तविक। और परिमेय क्या है? ये भी वास्तविक है। और अपरिमेय भी क्या है? हाँ, ये भी वास्तविक है। लेकिन ये इन लोग दोनों का जो कनेक्टिविटी है, ये इन सबों का जो रिलेशन संबंध है इससे अलग है, इसीलिए इसको हम लोग अलग कर दिए हैं। इसमें क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम ये पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, पहला सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा सर्कल, हमने सबसे बड़ा वास्तविक बोला है। यानी कि परिमेय वास्तविक संख्या होते हैं, अपरिमेय वास्तविक संख्या, पूर्णांक वास्तविक संख्या, पूर्ण वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या। आगे बढ़ते हैं। परिमेय अगर हम इसका बात करें तो इसमें परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, तो याद रखिए कि ये जो सबसे बड़ा जो सर्कल है इसके अंदर सब आ जा रहा है। यानी जो परिमेय संख्या हमने लिखा है इसके अंतर्गत सब आ जा रहा है। कौन कौन? पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। यानी कि बोल सकते हैं, यानी परिमेय में कौन कौन शामिल होता है? तो पूर्णांक भी होता है, पूर्ण भी होता है और प्राकृतिक संख्या भी होता है। अगर नीचे देखें पूर्णांक, तो पूर्णांक में पूर्णांक का पूरा इतना बड़ा सर्कल है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से रहना, पूरा यहाँ तक पूरा सर्कल है। तो इसका मतलब कि पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या भी होते हैं और प्राकृत संख्या भी होते हैं, और पूर्ण के अंदर प्राकृत संख्या होते हैं। तो ये हो गया कहानी आपका। हाँ, और हाँ, परिमेय और अपरिमेय जब मिलेगा तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या। तो आपको अपरिमेय के बारे में पता है, जिसका वर्गमूल हम लोग ना निकाल सके, जैसे √2, √5, पाई, ये सब कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको? जिसको हम p/q वर्गमूल लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये हो गया परिमेय संख्या। 1/2, 3/2, √16, √25, ये हो गया परिमेय संख्या। पूर्णांक के बारे में आपको पता है, नेगेटिव नंबर से लेकर कहाँ तक? पूरा -∞ से +∞ तक, मतलब कि ऑल टू ऑल नंबर, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। अब पूर्ण संख्या में क्या करना था? पूर्ण संख्या में क्या करना था हमको? पूर्ण संख्या में ये करना था कि जो भी जीरो से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 लगातार। और प्राकृत संख्या में कौन सा है? 0 1 से लेकर 2 3 लगातार चला जाएगा। यहाँ पे हमने पूर्णांक पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे -∞, -4, -3 लगातार इस चला जाएगा। परिमेय में हाफ, इतना हो गया। ये सब कहानी हो गया परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। यदि आपसे कोई पूछता है, सवाल कोई अगर हम ले लें, यदि कोई सवाल ले लेते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, इसे हमको समझने में बहुत आसानी होगी। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण के अंदर में प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती है। क्या, कहाँ हो पाएगा? पूर्ण के, यानी कि इस बॉक्स के अंदर में जो भी आएगा वो किस कैटेगरी का होगा? पूर्ण की कैटेगरी का होगा। तो प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या है, बट पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, हाँ, पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो एक प्राकृत संख्या तो नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 1 2 0 से स्टार्ट होता है जो गिनती, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बोला कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 0 तो छूट गया ना। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है? क्योंकि अगर हम 0 को शामिल करते तो ही तो ये पूर्ण संख्या बनता ना, दोनों इक्वल होता, इसमें इक्वल नहीं है, इसीलिए बोलेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, प्रत्येक, यानी ये वाला कौन सा? असत्य हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। इसको देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यहां देखिएगा ध्यान से, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या के अंदर में कौन कौन आता है? तो पूर्णांक भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, प्राकृत संख्या भी आता है। तो क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता? तो हाँ होता है, क्योंकि इसी के अंदर, परिमेय के ही अंदर तो ये आता है, तो यह होता है, होता है, सही है। फिर से देखिएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, इस सब पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होगा? तो हाँ, परिमेय संख्या के ही तो अंदर में आया है ना, तो हाँ होगा।
अब तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब चलिए परिमेय संख्या को पकड़िए। प्रत्येक परिमेय संख्या जितना भी ये सब है, परिमेय संख्या जितना भी है, क्या पूर्णांक होता है? तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इस एरिया का जो डिजिट होगा इसके अंदर थोड़े ही आएगा। नहीं समझे? प्रत्येक परिमेय, ये परिमेय, पूरा परिमेय, पूरा बॉक्स पूरा कंप्लीटली परिमेय क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो क्या ये पूर्ण संख्या होगा? ध्यान दीजिएगा। पिछले हमने पीछे पढ़ा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो इसके अंदर आता था, परिमेय संख्या के अंदर आता तो होता था। अब इसे प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होता है? तो नहीं। कैसे हो सकता है? नहीं तो हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक कभी नहीं हो सकता है। कहाँ होगा? इस कैटेगरी में तो नहीं आया ना, इस एरिया में तो नहीं आया ना, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये असत्य है। ये हो गया कहानी इसका। कहानी इसमें ये है, ध्यान से इसको समझिएगा। हाँ, क्या समझ, इसको एक और तरीका से हम फॉर्मूला खुद से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखिए कैसे बनाते हैं खुद से। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो गलत। प्रत्येक पूर्ण प्राकृतिक नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय पूर्णांक नहीं होता है, यानी कि परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है, पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकता है, पूर्ण प्राकृतिक नहीं हो सकता है। लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। ऐसे तो कर सकते हैं। यानी कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो सब सत्य होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, और प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। क्लियर यहाँ तक हो गया? अब देखते हैं, ये जो है हमारा एनसीईआरटी है उसका एक्सरसाइज 1.1 है। इसका चौथा सवाल है। तो पहले हम पहला दूसरा सवाल की ओर देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे इधर। तो देख लेते हैं, पहला सवाल यहाँ है। पहला सवाल ये रहा, तो इसको देखते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सोचिए, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या? आपको परिमेय संख्या का डेफिनेशन पता होगा, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं 0। यही शून्य है, शून्य यही है। अब इसको क्या हम P अपॉन Q के रूप में, मतलब बटा के रूप में लिख सकते हैं? तो क्या आप इसके नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दिया कि यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो आप इसके हर में 1 तो कंसीडर कर सकते हैं, यानी ये भी परिमेय संख्या 5 बटा 1। तो क्या 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हैं? तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य के नीचे 1 होता है, हर में 1 मान सकते हैं कि छिपा होता है। ये हुआ आंसर कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपको दिखाई तो दे दिया ना कि P बटा Q के रूप में, यानी ऊपर वाला को P बोलते हैं, नीचे वाला को Q बोलते हैं। हाँ, तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है, जी जरूर पूर्णांक है। ऊपर वाला को P बोलते हैं, नीचे वाला का Q बोलते हैं, दोनों को पूर्णांक होना चाहिए। तो 0 पूर्णांक होता है, 1 पूर्णांक होता है, Q नॉट इक्वल टू 0, तो नीचे वाला को ही Q बोलते हैं, और जो Q 0 के बराबर नहीं है, Q तो 1 है। यानी कि क्या इसका आंसर होगा कि 0, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये बन गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको निकालना है। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। ये बहुत ही अच्छा सवाल। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एक बहुत ही शानदार तरीका है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या, यदि कभी भी ऐसा कंडीशन आ गया जीवन में कभी भी कि 1 और 2 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकाले, 20 और 21 के बीच में 50 निकाले, 100 निकाले, तो कुछ नहीं करना। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 में 1 जोड़ लो आप, तो कितना हो गया?
6। फिर से जितना परिमेय संख्या निकालना उसमें एक ऐड कर देना है। फिर से जितना परिमेय संख्या निकालना उसमें एक ऐड कर देना है। कितना हो गया टोटल? 6 हो गया। और जो पहले यहाँ 3 लिखा हुआ था, यहाँ जो 4 लिखा हुआ था, इसको तो परिमेय एक तो लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। 3/1 4/1 जो है, यहाँ जो हम 5 निकालना था जिसमें हम एक ऐड किए थे 6 आया था, उसी को ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने, नीचे किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया? 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, ये आ गया। यानी 18/6 और 24/6 आ गया। अब इसके बीच में काउंट कीजिए कितना हुआ। 18/6 के बाद होगा 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, और बटा में सब कितना? हर में 6, हर में 6, हर में 6, हर में 6 और हर में 6। यानी ये वाला क्या गया? 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकल गया। 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। और कहिए कि सर मेरा एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ वो मैच ना किया, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई बोले कि 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में कोई मेरे को 2 संख्या बताइए, मेरे को कोई 2 परिमेय संख्या बताइए, आपका जवाब 4 और 5 भी हो सकता है, किसी का 7 और 9 हो सकता है, किसी का 2 और 8 हो सकता है, किसी का 8 और 6 हो सकता है। आंसर सबका अलग अलग, तो क्या ये सब गलत है? नहीं, यह गलत नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, अनेक परिमेय संख्याएं होते हैं। 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, ये भी गलत नहीं है। आप भी इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तीसरा सवाल, यही इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा ढंग से। फिर से आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको स्टेप लिख दे रहा हूं। स्टेप 1 इस प्रकार से क्या करना है। ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था कि 2 और 4, 3 और 4 के बीच में निकालना था, जितना निकालना था उसमें एक ऐड कर दिए। इसको भी वैसा ही करेंगे, लेकिन इसमें अगर कभी भी कुछ मसाला मिलाते हैं, कुछ बनाते हैं, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग प्रकार से बनाते हैं, तो देखते हैं इसमें अगर कभी हर तो आपको दिखाई दे रहा है कि बराबर बराबर है, हर आपको दिखाई दे रहा बराबर, लेकिन कभी बराबर ना हो तो क्या करना है? पहले हर को बराबर करना है, याद रखिएगा, पहले हर को बराबर करना है। हर का तो कोई टेंशन नहीं है, हर तो ऑलरेडी बराबर है पहले से। चलिए स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? स्टेप 2 में ये करेंगे, स्टेप 2 के बाद तो आपका आता ही है, देख लीजिए। स्टेप 2 के बाद जो इधर किए थे वही करना है। जैसे 3/5 और 4/5 के बीच में कितना निकालना है? सॉरी, 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लिख देते हैं 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बीच 3 परिमेय संख्या, यदि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो 3 में कितना ऐड कर देंगे हम? 1। 3 में कितना ऐड करेंगे? 1। तो मिलकर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब वही करेंगे जो यहाँ 4 लिखा हुआ है, इसी को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 12, 5 4 20, 4 4 16 और 5 4 20, ये हो गया। अब इसको 12/20 और 16/20 के बीच में कितना संख्या होगा? 12 के बाद कितना होता है? 13/20, 13 के बाद 14/20, 14 के बाद 15/20। समझ में आया क्या? आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना, रट लीजिए कि सबसे पहले हम जितना भी संख्या 5 परिमेय अगर निकालना होगा, 3 निकालना होगा, 10 निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना, पहले उतना में एक ऐड कर देना है और उसके बाद जितना आएगा उसको अंश और हर में दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद में काउंट करके लिख देना है। यही तो होगा आंसर। इसका एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि एक और मेथड 2 निकालने का नया मेथड देखते हैं। अब इसको बताते हैं। मेथड 1 तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इसको मेथड 1 लिखेंगे, ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 लिखते हैं। अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या है? ये संख्या दे रखा है, इस संख्या में 2 और 4 है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसके बीच का संख्या कौन सा होगा, इसके बीच का संख्या कौन सा होगा, तो देखते हैं। इसके बीच में संख्या अगर हमको जो चाहिए है, इसको एक काम करते हैं, बीच का संख्या लाने का तरीका खोजते हैं। 4 और 2 और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं,
तो 4 2 हुआ 6 और 2 से डिवाइड, 2 3 6, यानी आंसर कितना आ गया 3, यानी कि 2 और 4 के बीच में कौन सा संख्या होगा 3 होगा। और लेते हैं 10 और 12, ये दोनों के बीच में बीच वाला कौन सा संख्या होगा, यानी दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो हो जाएगा 22, 22 में 2 यानी कि 11, यानी इसके बीच 10 और 12 के बीच में कितना होता है 11, आपको पता है। यानी समझ में आ रहा है कि ऐसे तो हम लोग बचपन में औसत निकाला करते थे ना, कि दो संख्याओं का जोड़ और जितना संख्या उसको उतना से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि औसत निकालने वाला प्रक्रम से यहाँ पे निकल जाएगा। परिमेय संख्या इसके बीच का निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोल दिया कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमको परिमेय संख्या निकाल के दिखाइए, तो आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद कितने से डिवाइड कर देना है 2 से। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका एक नया परिमेय संख्या, यानी दोनों के बीच का परिमेय संख्या। तो चलिए करके देखते हैं। 2 स्टेप 1 दे लिखते हैं, स्टेप 1 यानी स्टेप 1 में एक परिमेय संख्या निकलेगा, स्टेप 2 में दूसरा, स्टेप 3 में तीसरा, चौथा, इस प्रकार से निकलता चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3 + 4 7/5/2। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये नीचे आके हो जाएगा 10, यानी 7 कितना हो गया 10, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सा संख्या परिमेय संख्या होगा 7/10 परिमेय संख्या होगा। ऐसे ही करके फिर 3/5 यहाँ पे लिखे 7/10 और 4/5। अब इन दोनों के बीच में निकालना है। तो देखिए ये दोनों के बीच में ये वाला आया था, तो क्या ये दोनों के बीच में तो कोई आएगा बीच में ना, ये दोनों के भी बीच में कोई आएगा बीच में ना, तो बस वही प्रोसेस आपको करते चला जाना होगा। यानी करना कुछ नहीं है, आप नियम बनाने को बना सकते हैं कि a + b/2 क्या देगा, एक नया परिमेय संख्या मानते हैं कि मेरे पास a और b संख्या है, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो देखते हैं, अगर ये दोनों को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो नया परिमेय संख्या निकलेगा। चलो नया परिमेय संख्या का नाम क्या दे देते हैं हम लोग, नया परिमेय संख्या का नाम दे देते हैं c। तो यानी कि a और b के बीच में कौन सा संख्या निकल चुका है, c निकल चुका है। तो अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर निकालना होगा, इसका संख्या निकालना होगा, तो क्या करेंगे, तो a और c को जोड़ेंगे और कितना से डिवाइड कर देंगे हम 2 से। अगर इन दोनों के बीच का निकाल c और b के बीच को निकालना हो तो क्या करेंगे, c और b को जोड़ेंगे, कितना से डिवाइड कर देंगे 2 से। यही प्रोसेस होगा, इसी से आपको क्वेश्चन हल हो सकता है। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, आसान तो आपको यही वाला काम चल जाएगा। क्या करना है, जितना संख्या निकालना, जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उतना में एक ऐड करेंगे, और एक ऐड करने के बाद जितना आएगा उसको जिस संख्या के बीच में निकालना है ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, वही आपका, उसके बाद आंसर लिख देना है। आज हम लोग और इसके बाद देखते हैं जो चौथा सवाल था, लास्ट सवाल जो 1.1 का जो सबसे लास्ट सवाल है वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण भी देना था। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। देख लेते हैं, हमको लगता है कि हमको अब बताने का जरूरत नहीं है, आराम से आ गया होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। देखिए हमने बनाया भी था कि नीचे से ऊपर सत्य होता चला जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे सत्य नहीं होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। हाँ होता ही तो है, उसी के अंदर तो आता है। अगले है प्रत्येक पूर्णांक पूर्णांक को पकड़ो, एक पूर्ण होता है। अरे भाई नीचे घसक गया ना, ये तो असत्य होगा, गलत। आगे देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या आ गया, एक पूर्ण हो सकता है, कैसे हो सकता है, कभी नहीं, नीचे असत्य। अब क्यों, क्योंकि अगर इसका कोई कारण पूछेगा तो बोलिएगा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के ही संग्रह में पूर्ण संख्या आ जाता है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के संग्रह में पूर्ण नहीं आ सकता है। फिर से देख लेंगे ध्यान से, लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक पूर्ण का तो लिमिटेशन कहां से हो, 0 से ही तो स्टार्ट हो, 0 1 2 3। इसका लिमिट ये कहां से कहां तक है, तो ये -∞ से लेके पूरा +∞। तो लेकिन माइनस वाला पूर्ण में तो नहीं आया, इसीलिए बोलेंगे कि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से कहां तक, 0 से लेकर अनंत तक। लेकिन पूर्णांक कहां से कहां से, वो 0 से लेकर अनंत तक तो होता ही होता है और माइनस में भी जाता है।
इसीलिए यह सत्य हो गया। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर से वही, तो पूर्ण संख्या तो जनाब 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3, और परिमेय संख्या में बहुत इसका लिमिट है, इससे बहुत आगे चला गया हो। तो ये सब कारण आपको ध्यान से दे देना है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज एनसीईआरटी का 1.1 खत्म हो चुका है और अगले क्लास से हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। और आगे ऐसे ही लॉकडाउन में आप लोग अपने घर में पढ़ते रहिए और लॉकडाउन का लुत्फ उठाते रहिए। और ये लॉकडाउन है, ये नहीं समझना है कि हम घर में बंद हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत आपको एक सुनहरा मौका मिला है, आपको कुछ कर दिखाने का। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ये दिखा सकते हैं। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। वीडियो